एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अणु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म का लास्ट टॉपिक, जिसे कहते हैं परासरण और परासरण दाब, जिसके 4 टॉपिक थे, जिनमें आपको पिछले वीडियो में हमने 3 टॉपिक करा दिए हैं। जो पहला है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और उनसे संबंधित फार्मूले, जो क्वेश्चन में फार्मूलों का डेरिवेशन थे, वो भी हमने आपको करा दिए हैं। तो इन 3 टॉपिक के बाद में अंतिम टॉपिक रह जाता है परासरण दाब, परासरण तथा परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में ज़्यादा जानना है, लेकिन उससे पहले हमें परासरण भी पता होना चाहिए, परासरण क्या है। तो परासरण के बारे में जानने के लिए चलिए हम इन लाइनों को पढ़ते हैं। जब 2 भिन्न सांद्रता के विलयनों को, 2 भिन्न भिन्न अलग अलग, एक कम सांद्र हो और एक अधिक सांद्र हो, या कह सकते हैं एक विलयन तनु हो और दूसरा सांद्र हो, विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली, ये एक ऐसी झिल्ली जो जंतुओं की चर्म यानी चमड़ी से प्राप्त होती है, या अंडे का कैल्शियम कार्बोनेट खोल हटा दें और उसके बाद एक पतली सी झिल्ली जो अंडे के प्रोटीन, वाइट प्रोटीन पर एक और परत चढ़ी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। जब हम उनको अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो कम सांद्रता के विलयन, कम सांद्रता के विलयन यानी जो कम सांद्र है तनु, कम सांद्रता के विलयन के अणु इससे निकल कर यानी कि उसको पार कर जाते हैं। उसमें इतने छोटे छिद्र होते हैं कि उसके जो विलायक के अणु होते हैं वो उसकी झिल्ली के पार कर जाती है, लेकिन विलेय पदार्थ के कण कुछ बड़े होते हैं, वो झिल्ली के छिद्रों को पार नहीं कर पाते, उनमें से गमन नहीं कर पाते हैं। सांद्रता के विलयन में तब तक पहुंचते रहते हैं, तब तक यानी कि दोनों बराबर ना हो जाएं, दोनों, एक अधिक सांद्र मतलब गाढ़ा था और दूसरा तनु यानी पतला था। विलयन जब तक दोनों बराबर मात्रा में ना हो जाएं, दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए, तब तक जाते रहते हैं। जब तक झिल्ली के दोनों तरफ जाते हैं इसकी सांद्रता समान ना हो जाए, दोनों की तरफ इसकी सांद्रता समान ना हो जाए। अब ये हो गया है कि परासरण का कारण है कि एक कण दूसरे की ओर जा रहा है, एक विलयन के विलायक के कण, विलेय पदार्थ के कण नहीं। विलेय पदार्थ के कण बड़े होते हैं, वो चाहे सांद्र विलयन से तनु की ओर जाते हैं तब भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से, यानी विलायक का जो विलायक के अणु हैं वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से प्रवाह यानी कि निकल जाना, प्रवाह कर जाना, बह जाना परासरण कहलाता है। अब हम आपको बताते हैं एक चित्र के माध्यम से कि कैसे अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक के कण गमन कर जाते हैं। तो जैसे कोई एक बड़ा सा हम पात्र लेते हैं, बड़ा सा पात्र लेते हैं और इसके ठीक बीचों बीच में क्या लगा देते हैं? ये डॉटेड रेखा, यही अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसका नाम यही लिख देते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ये है अर्धपारगम्य झिल्ली जो बीच में हमने लगाई है। डॉटेड इसलिए लगाई है क्योंकि इसमें छिद्र होते हैं। तो ठीक है, इसके बाद में एक विलयन बनाते हैं ऐसे, इस विलयन को बनाते हैं हम सांद्र, सांद्र विलयन बनाएंगे, थोड़ा गाढ़ा करेंगे। और एक विलयन इस तरफ भरते हैं, दोनों तरफ विलयन होना चाहिए, एक तरफ सांद्र एक तरफ तनु यानी कि कम सांद्र वाला। तनु कहलाता है कम सांद्रता वाला विलयन। ये हो गया। अब इसमें विलायक के कण, इसमें विलायक के कण हैं बहुत मात्रा में,
विलेय के कण, विलेय के कण, क्योंकि विलेय के कण ही सांद्र बनाते हैं और विलायक के कण तो पहले से अपनी सांद्रता निश्चित रखते हैं। अब ये जो कण बन रहे हैं यही विलेय पदार्थ घुला हुआ है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि चाशनी और शरबत। चाशनी में क्या होता है कि शक्कर के कण ज़्यादा होते हैं, यानी जो चीनी होती है शर्करा उसकी मात्रा अधिक होती है, वो अधिक सांद्र होती है। और शरबत में क्या होती है, शर्करा की मात्रा कम होती है, तो उसमें क्या होती है वो उसको कहते हैं तनु विलयन। तो ये ले लेते हैं हम एक चाशनी का प्रकार, जैसे हम बोल दें ये अधिक सांद्र है, चाशनी के जैसा विलयन है, और ये कम सांद्र है। इसमें विलेय के कण जो हैं वो कम मात्रा में मिलाए गए हैं, चीनी कम मात्रा में मिलाई गई है। आपको बस समझाने के लिए इतनी देसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप बस समझ जाएं। अब ये विलयन हो गया अधिक सांद्र, यानी चाशनी जैसा अधिक सांद्र, और ये है कम सांद्र। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली को बीच में लगाकर एक तरफ अधिक सांद्र विलयन भरते हैं, एक तरफ कम सांद्र। देखिए इधर विलेय के कणों की संख्या अधिक है, इधर विलेय के जो काले काले कण हैं वो विलेय के ही हमने दिखाए हैं। अब ऐसी कंडीशन में जो विलायक है क्या होता है, विलायक के अणु, ऐसी कंडीशन में क्या होता है विलायक के अणु इस झिल्ली को पार करके इस तरफ गमन करने लगते हैं। क्या कर रहा है, विलायक का कम सांद्रता यानी कम सांद्रता वाले विलयन से, कौन सी, ये कम सांद्रता वाले विलयन से, विलायक के कण ना कि ये बड़े कण, विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से, अब ये बीच में जो लगी हुई है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसमें से होकर प्रवाह ही परासरण कहलाता है। अब यहाँ पर ही आपको बता देते हैं परासरण दाब क्या होता है। विलेय के कण जब ये विलायक के कण इस ओर जा रहे होते हैं, इस दिशा में गमन कर रहे होते हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्र की ओर, विलायक के कण, जैसे विलायक हमने जल लिया तो जल इसमें भी है और जल इसमें भी है, इसमें चीनी अधिक मात्रा में है, इसमें चीनी कम मात्रा में मिलाई, ये मान लेते हैं। तो इसमें जो चीनी के कण होते हैं उनका आकार होता है बड़ा, यानी विलेय पदार्थ का आकार होता है बड़ा। अब विलेय पदार्थ के आकार के जो कण होते हैं वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के पास आते हैं, उनके छिद्रों से गुजर कर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन धक्का लगाते हैं, निकल नहीं सकते हैं क्योंकि छिद्रों का आकार होता है छोटा और ये क्या नाम कण होते हैं बड़े विलेय पदार्थ के। विलायक के कण इधर से उधर जाते हैं तो ये इस पर झिल्ली पर लगाते हैं दबाव, दाब यानी प्रेशर, तो ये कहलाता है परासरण दाब। तो जब विलेय के कणों द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब। लेकिन अभी हमें से और क्या सीखना है इसमें, परासरण। तो कम सांद्रता वाले विलयन के विलेय के कण यानी जो नीले नीले डॉट दिख रहे हैं ये कम सांद्रता वाला विलयन है और इधर अधिक सांद्र है। ये इधर मान लिया चाशनी भर दी है और इधर शरबत, चाशनी गाढ़ी होती है और शरबत पतला होता है। शरबत जब पतला होता है तो ये अधिक सांद्र हो जाता है चाशनी वाला विलयन और कम सांद्रता वाला शरबत होता है। तो इसके विलायक के कण यानी कि जो पानी की मात्रा होती है यानी जल, वो इस ओर गमन करने लगते हैं। जब तक गमन करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, तब तक पहुँचते रहते हैं। कब तक, जब तक झिल्ली के दोनों तरफ यानी दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, इनकी सांद्रता समान ना हो जाए, यानी कि ये बराबर सांद्रता वाले ना हो जाएं, तो यह क्रिया कहलाती है परासरण। अब इसका हम एक उदाहरण बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं और एक उदाहरण बताते हैं परासरण का।
तो यहाँ पर रब करते हैं। परासरण में क्या होता है, एक हम बॉयल अंडा ले लें। कैसा? बॉयल अंडा। एक हमने अंडा ले लिया बॉयल, उबला हुआ अंडा। इसके लिए हमने 2 बर्तन रखे। एक में हमने भर दिया आसुत जल। क्या भर दिया? आसुत जल। ये इसमें भरा हुआ है आसुत जल। ये उदाहरण के लिए है। और दूसरा ले लिया हमने क्या, यहाँ भर दिया है हमने नमक का घोल। इस बर्तन में हमने लिया है नमक का घोल। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पर प्रेक्षण करेंगे, यानी प्रयोग करके देखेंगे ऐसा सत्य है या नहीं। तो इसमें बड़ा है नमक बा जल का घोल। ठीक, ये बात आप समझ गए। उबले हुए अंडे में को हम डालें किस विलयन में? HCl। HCl में डालेंगे तो इसके ऊपर का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की जो कठोर परत, कैसी कठोर परत चढ़ी होती है वो उतर जाती है। तो ये अंडा हो जाता है कैसा? एक छिला हुआ। लेकिन इसके ऊपर एक परत और पाई जाती है पतली सी, जिसे कहते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इस अंडे को हमने इसमें सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। इस अंडे को, छिले हुए अंडे को इसके अंदर डाला जिस पर एक परत चढ़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये बाहर वाला जल जो होता है वो होता है, ये है कम सांद्र। कैसा है? कम सांद्र। इसके आगे लिख देते हैं कम सांद्र। जल है कम सांद्र क्योंकि आसुत जल है। आसुत जल शुद्ध जल होता है। तो इसके कण और इसके अंदर का जो विलयन भरा होता है अंडे के अंदर, वो होता है अधिक सांद्र। कैसा होता है? अधिक सांद्र। और ये लाइन बता रही है कि कम सांद्रता वाले विलयन के कण अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर गमन कर जाते हैं। तो इसके कण जब इसके अंदर विलायक के इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, तो ये अंडा फूल जाता है। क्या जाता है? फूल जाता है। ये बात सत्य हो गई। इस प्रेक्षण को आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से इसका HCl द्वारा क्या हटा दें, कैल्शियम कार्बोनेट जो कठोर भाग परत इसके ऊपर चढ़ी होती है अंडे के ऊपर। अब इसके लिए आ जाते दूसरा। अब ये घोल है कुछ गाढ़ा। कैसा है? गाढ़ा है। इसमें जल, मान लीजिए ये काले वाले जो दिख रहे हैं ये जल के कण हैं, और ये नीले नीले से जो हम कर रहे हैं वो हैं नमक के कण, यानी कि सोडियम क्लोराइड। यूँ आप समझ सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड का एक घोल है, नमक का काढ़ा बना लिया आपने। अब ये सांद्र विलयन है। इसमें इसी अंडे को अब इसमें डाल के देखेंगे। तो इसमें जब अंडे को डालकर देखेंगे, ये अंडा डाला और अंडे को इसके अंदर रख दिया। अब क्या होगा? अब ये विलयन जो है ये होगा क्या? अधिक सांद्र, यानी कि अधिक गाढ़ा। और जो इस अंडे के अंदर बना हुआ है विलयन, भरा हुआ है, अब ये अंडे वाला कम होगा, कम सांद्र। और अधिक सांद्र से कम सांद्रता की ओर विलयन का जाना ही कहलाता है परासरण। तो यहाँ से क्या हो गया है कि अब इस अंडे के जो कम सांद्र वाले, कम सांद्र के कण किधर भागते हैं? कम सांद्रता वाले कण अधिक सांद्र की ओर।
तो इसके कण निकलकर भागने लगेंगे इस तरफ और ये अंडा सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये अंडा का भाग है ये सिकुड़ जाएगा, अंडा छोटा हो जाएगा क्योंकि इसके जो विलायक के कण थे वो बाहर की ओर विलयन की ओर गमन करने लगे, क्योंकि कम सांद्रता है इस अंडे के अंदर और इसमें है अधिक सांद्रता। तो कम सांद्रता वाले विलयन के कण जब अधिक सांद्रता की ओर जाएंगे और अंडे से निकल कर जाएंगे तो अंडे में जगह होगी और अंडा सिकुड़ जाएगा। तो ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। इन प्रेक्षणों से हमें यह ज्ञात होता है कि इन प्रेक्षणों द्वारा हमें ये ज्ञात हो जाता है कि कम सांद्र वाले विलयन के विलायक के कण, किसके कण? विलायक के कण, विलेय पदार्थ के कण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं। ये जो बड़े बड़े कण दिख रहे हैं ये बड़े कण होते हैं, इनका आकार होता है बड़ा, ये कण नहीं पार कर सकते हैं। लेकिन विलायक के कण पतले होते हैं जो इसके समान होते हैं, लेकिन कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर दौड़ने लगते हैं। दौड़ने पर क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है और यह क्रिया कहलाती है कि इस प्रकार अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलायक के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन करके पहुंचते हैं तो यह क्रिया या यह प्रभाव परासरण कहलाता है। अब आ जाती है मेन बात, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो हम जानेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, तो इनको रफ कर देते हैं। अब आ जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में जानते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली तो इसमें टॉपिक में डालें अर्धपारगम्य झिल्ली, इसके ऊपर शॉर्ट नोट यानी टिप्पणी आती है। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको लिखते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली को आप प्राप्त करते हैं नंबर 1, जंतुओं की त्वचा की कोशिकाओं की परत अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली के समान होती है। नंबर 2, वनस्पतियों की कोशिकाओं से भी जो झिल्ली बनती है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। वनस्पति कोशिकाओं यानी पेड़ पौधों की जो त्वचा की परत पाई जाती है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करती है। और एक होता है अंगूर की जो परत पाई जाती है, अंगूर के ऊपर जो परत चढ़ी हुई होती है वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और ऐसे बहुत से ऐसे पदार्थ हैं और जिनमें कोशिकाएं हैं जो बहुत से अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करते हैं। कोशिकाओं की परत
पारगम्य झिल्ली के समान होती है, झिल्ली के समान होती है। नंबर तीन में लिखेंगे फिनोल। यदि आप फिनोल को कुछ देर के लिए भरकर रख दें तो एक उस पर परत बन जाती है। तो फिनोल की परत, फिनोल से भी परत बन जाती है। फिनोल जब कुछ समय के लिए रखा रहता है तो उस पर एक परत बन जाती है और वो एक अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है, लेकिन परमानेंट सभी चीज़ों के लिए नहीं, कुछ के लिए। झिल्ली जल के लिए हम यहाँ फार्मूला लिख दें, क्योंकि दोनों का फार्मूला लिखना होगा। जल बा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का होता फार्मूला CaNO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट के मध्य कैल्शियम नाइट्रेट के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के समान कार्य करती है। ये हो गए कुछ उदाहरण किसके? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वह झिल्ली जिसके द्वारा विलायक अणु के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन कर जाते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है परासरण। अब बताते हैं परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक। तो ऑस्मोसिक के बताने हैं परासरण के प्रकार। आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में आप जान चुके हैं। अब आ जाते हैं परासरण के प्रकार बताते हैं, फिर उसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, परासरण दाब। तो आ जाएंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में, परासरण के प्रकार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे कई आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल हल करने के लिए आते हैं, तो ये टॉपिक बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म के जो हम ये तीसरा वीडियो शूट कर रहे हैं और चौथे वीडियो में इसके जो बचा शेष पार्ट रह जाएगा तो उसको हम बता के फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। उनको सीखें, 100% गारंटी ले रहे हैं, 100% क्वेश्चन आना है, ये तय है और प्रत्येक वर्ष आता है, ये बात है। नहीं तो आप अनसॉल्व पेपर उठाइए और उसमें देखिए कि प्रत्येक वर्ष परासरण या क्वथनांक उन्नयन हिमांक के अवनमन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन आता है 3 से 4 अंक का, 2 अंक तक का नहीं होगा। और 3 अंक के यदि आप प्रश्न हल करना नहीं सीखेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। फिर 70 में से 70 कैसे लाएंगे? 30 तो आपको प्रैक्टिकल से मिलने वाले हैं, लेकिन 70 में से 70 लाकर 100 का रिकॉर्ड बनाना है, आपको ही करना है। बस हम आपके लिए थोड़ी सी तत्पर मदद करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो फिर ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। सभी रिकॉर्ड इंसानों द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, जितना आप इसको माइंड को घिस लेंगे, जितना घिस लेंगे उतना ही हीरे के जैसा चमकदार होगा। यदि आप आलसी बन जाएंगे तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आप सिर्फ पास हो सकते हैं, तो अच्छी परसेंटेज नहीं बना सकते। अच्छी परसेंटेज के लिए जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करिए, परमानेंट क्लासों को अटेंड करिए और ऐसे ही पढ़ते रहें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और 70 में से 70 का सपना भी आपका पूरा होगा। इस चैनल पर आपको सभी क्लासें पढ़ाई जा रही हैं, अगर जो भी रह जाती हैं उनको भी स्टार्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हालात कोरोना की वजह से ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसके लिए ये सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, इनमें आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है।
तो इनको देखते हुए एक एक विषय विद हिंदी तक का आपको कंप्लीट कराएंगे, तो जुड़े रहेंगे तो अब तभी आपको फ़ायदा होगा। तो आज आते हैं अपने टॉपिक पर, परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ये है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर बताने हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, परासरण केवल दो प्रकार के होते हैं। परासरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दोनों को एक साथ में ही कराकर चलेंगे तभी आप समझ जाएंगे। नंबर 1, अंता परासरण। थोड़ा दूरी पर लिखते हैं, यहां लिखेंगे बाह्य। बाह्य यही लिखने का सही आइडिया है, हाँ में या ऐसे ही लिखेंगे, या फिर आप हलंत से काम चला सकते हैं। बाह्य परासरण। अब केवल दो बॉक्स बना लीजिए और उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस सॉल्यूशन भरना है और यहीं एक्सपेरिमेंट कर लेना है और आप जान जाएंगे अंता और बाह्य परासरण क्या होता है। एक हमने लिया टब और उसमें भर दिया क्या, लिक्विड, जल भर दिया। क्या भर दिया? जल। तो यहाँ पर डाल, इसमें भरा हुआ है जल और ये हम भरेंगे थोड़ा गाढ़ा सा, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। इसमें भर देंगे चीनी, जल का घोल। अब देख लीजिए, ये केवल जल है, ये चीनी और जल का घोल है, ये कम सांद्र है और ये अधिक सांद्र है। तो अंता परासरण, अंता मतलब होता एंडो ऑस्मोसिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहीं पर लिख देते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस यहीं पर एक बार में लिख दें, जब दो बीच में हो तो एंडो ऑस्मोसिस को ऐसे लिखेंगे एंडो ऑस्मोसिस, या एक ओ को हटा दें तो बीच से ऑस्मोसिस लिख देते हैं। इसको लिखते हैं एक्सोमोसिस, ऐसे लिख सकते हैं एंडो ऑस्मोसिस, एक्सोमोसिस। तो यहाँ पर एंडो ऑस्मोसिस के लिए हम लिखेंगे, एंडो मतलब होता है कि अंदर चला जाए, किसी के अंदर प्रवाह कर जाए, तो एंडो ऑस्मोसिस। यहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस, यस तो बनाया ही नहीं, अब लिखिएगा ऑस्मोसिस और इसको लिखेंगे ऑस्मोसिस। अब ये हो गया एंडोऑस्मोसिस। जब हम क्या करें, अंता परासरण के लिए क्या करेंगे, हम कुछ सिकुड़ी हुई किशमिश लेंगे। अंगूर से ही किशमिश बनाई जाती है। अंगूर को जब सुखा दिया जाता है तो उसका जो द्रव होता है वो उड़ जाता है और वो सूख जाती है। तो हम सिकुड़ी हुई क्या करेंगे, किशमिश को डालेंगे। किशमिश सिकुड़ी हुई, हमने ये क्या डाल दी, किशमिश, ये है किशमिश। और इस समय क्या होगा कि किशमिश के अंदर का जो विलयन होगा वो अधिक सांद्र होगा। कैसा होगा? अधिक गाढ़ा। और परासरण की क्रिया ये कहती है कि अधिक गाढ़े की ओर तनु विलयन पहुँचे, तो तनु के कण इसकी ओर क्या कर जाएंगे, गमन कर जाएंगे। दूसरे पेन से बताते हैं, इससे नहीं आएगा। ये अंदर की ओर जल जाने लगेगा। जब ये जल पतला है अंदर की ओर जाएगा तो ये किशमिश फूल जाएगी। कैसी हो जाएगी?
फूल जाएगी, ये किशमिश फूल जाएगी। यह क्रिया क्या कहलाती है? अंतःपरासरण। जब किशमिश के सुखड़े हुए दाने को जल के अंदर डालते हैं तो उस किशमिश का उस समय किशमिश के अंदर का जो भाग होता है, जो लिक्विड भरा होता है, वो अधिक सांद्र होता है और जल कम सांद्र होता है। तो कम सांद्रता वाला जल किशमिश के अंदर चला जाता है और किशमिश फूल जाती है, फूल कर गोलाकार हो जाती है अंगूर के समान। तो यह क्रिया कहलाती है अंतःपरासरण। क्या कहलाती है? अंतःपरासरण। अब आ जाता है यहाँ, अब हम इसमें डालते हैं एक अंगूर। अंगूर का दाना डाल दिया, गोल होता है। अब अंगूर का जल क्या है? पतला। अंगूर तो आपने खाए होंगे, ये है अंगूर। और ये चीनी व जल का घोल है, समझ लीजिए कि जैसे चाशनी होती है इतना गाढ़ा है। तो ये जब क्या होगा कि जब पतला है तो पतला किधर भाग जाएगा, और अंगूर के ऊपर परत होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे अपनी भाषा में कहते हैं। तो अंगूर के अंदर का द्रव होता है पतला, यानी कि तनु कम सांद्र। तो ये किसकी ओर गमन कर जाता है? बाहर की ओर। बाहर की ओर जब निकल जाता है तो अंगूर चाशनी के अंदर कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये क्रिया कहलाती है बाह्य परासरण। देखिए यहाँ अंदर जा रहा है कण, जब क्रिया में अंदर जा रहे होते हैं किसी के ऐसे प्रवाह, जब कण अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं अंतःपरासरण। और जब बाहर निकलकर विलयन सिकुड़ रहा है तो उसे कहते हैं बाह्य परासरण। अब ये दोनों क्रिया कहलाती हैं अंतः और बाह्य परासरण। अब आप समझ गए होंगे कि अंतः और बाह्य परासरण क्या होता है। अब आ जाता है अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये आप समझ चुके हैं, परासरण दो प्रकार का होता है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अब आ जाते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब चलता है टॉपिक पे अपने। आप परासरण के बारे में समझ चुके हैं, अब आ जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पर। इसको रब कर दें। परासरण दाब, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर आखिर क्या है। तो अब पढ़ते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। अपने मेन टॉपिक पर आ गए, परासरण दाब क्या है। तो परासरण दाब के बारे में बस छोटी सी बात समझनी है और आप परासरण दाब को समझ गए। क्या लगा है यहाँ पर? किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली, कोई विलयन है और वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखकर, कहाँ? विलायक से पृथक रखकर परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त और न्यूनतम दाब। ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टूट जाएगी। वो उसकी क्षमता बहुत कम होती है, उसमें इतनी ताकत नहीं लगा सकते, नहीं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली टूट जाती है, फट जाती है। तो यहाँ पर न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। ये बात याद रखना है कि इसे पाई से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस प्रकार, अब इसकी बात को थोड़ा सा और गहन तरीके से समझे। इस प्रकार परासरण दाब विलायक व विलयन के बाष्प दाब के अंतर, यानी विलायक के बाष्प दाब से यदि हम विलयन के बाष्प दाब का अंतर कर दें, विलायक का बाष्प दाब सदैव अधिक होता है और विलयन का बाष्प दाब विलेय पदार्थ के कारण कम हो जाता है। विलेय पदार्थ के अंतर को परासरण दाब कहते हैं। पहले हम परासरण का दाब समझेंगे। जैसे हम ये कई विधियां हैं, लेकिन आपको एक विधि बता देते हैं। एक पात्र में, यहाँ पर नहीं, यहाँ जगह कम है, तो यहाँ पर एक चित्र ऐसी जगह यहाँ बनाते हैं। तो जैसे एक पात्र लेते हैं और उसमें दो हिस्सों में विलयन को भरते हैं।
एक तरफ होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र। और ये बीच में लगी होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए हम आपको शायद ना दिख रहे हों, लेकिन हम आपको ऐसा बताएंगे कि आप समझ जाएं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी है जिसको हमने डॉटेड दिखाया है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इस तरफ क्या है, एक सांद्र विलयन भरा हुआ है। ये सांद्र विलयन भरा गया है। और यहाँ पर ना छोड़ के यहाँ पर लगाते हैं कोई चीज़। इसका भी एक उद्देश्य है, ये आप करके देख सकते हैं। बस इतनी ताकत मत लगाना कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टूट जाए। और इधर है तनु विलयन। इस तरफ भरा गया है तनु विलयन, इस ओर से डाला जा रहा है तनु विलयन, और ये गमन कर रहे हैं इसके कण किसकी ओर, सांद्र की ओर। अब इसमें हम बिले भी कण दिखाएंगे। ये भी भाई विलयन है तो इसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में दिखाएंगे। ये है सांद्र। बस इसमें यही आपको समझाने में समय लग जाता है। यदि यही आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट बन जाता जितनी जल्दी हो सकता था, लेकिन चित्र के लिए आपके लिए टाइम लग जाता है। यहाँ पर समय की कमी है लेकिन लग जाता है, क्या करें, आपको समझाना भी है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये है तनु विलयन, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये है सांद्र विलयन, और ये है तनु विलयन, यानी कि पतला है। इसके विलायक के कण इस तरफ जब जाते हैं तो ये क्रिया कहलाती है परासरण। लेकिन इसके परासरण को रोकने के लिए यहाँ पर एक पिस्टन लगा दी जाती है। ये पिस्टन लगाई गई है। ये पिस्टन इतनी ताकत से इसके परासरण को रोकने के लिए, जैसे बताया है कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक रखकर परासरण क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त और न्यूनतम दाब। अब जैसे ये बिले के कण, भाई यहाँ जगह नहीं होगी, निकलने नहीं दिया जाएगा। जैसे यहाँ से बिले के कण निकल रहे हैं तो हम इसे निकलने नहीं देंगे, ऊपर से इस पर एक दाब लगा देंगे तो इसके कण इधर नहीं आने देंगे। तो इस पे पिस्टन पर जब हम दाब लगाते हैं, यह है पिस्टन। जैसे पंप होता है साइकिल में हवा भरने वाला पंप, उसका हम दाब लगाएंगे तो ये कण इधर आना, आवागमन बंद कर देंगे। कितना दाब इस पर लगाया गया, जितना दाब इस पर लगाएंगे इतना दाब लगाएं कि ये विलायक के कण जो इस तरफ आ रहे हैं वो इस तरफ ना आ पाएँ, तो यहाँ पर बराबर रहे, ना कण इसके इधर जाएं ना इसके इधर जाएं, इतना दाब लगाया जाए। अतिरिक्त और न्यूनतम का मतलब है कि इतना ज़्यादा ना लगाओ कि इसके कण उस तरफ जाने लगे। ऐसा भी हो जाता है जब शुद्ध जल, उसे कहते हैं प्रतिलोम परासरण। ऐसी कंडीशन में शुद्ध जल प्राप्त होता है जब हम व्युत्क्रम परासरण करते हैं। यदि हम इधर से दाब लगा दें और इसके विलायक के कण तनु विलयन की ओर जाने लगें तो शुद्ध जल प्राप्त होता है। शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए यह विधि अपनाई जाती है। तो क्या होता है, जब तनु विलयन के विलायक कण इस ओर जा रहे होते हैं, कौन से, विलायक के कण इस ओर जा रहे होते हैं, तो लगी हुई पिस्टन पर हम दाब लगाते हैं ताकि ये परासरण रुक जाए। जैसे ही दाब लगाते हैं तो परासरण कम होने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है, एक नॉर्मल स्थिति की परासरण बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इतना प्रेशर ना लगाएं कि ये बीच की लगी हुई अर्धपारगम्य झिल्ली फट जाए। तो इतना न्यूनतम इसलिए बताया गया है कि आप इतना अधिक प्रेशर ना लगा दें कि झिल्ली बहुत कमज़ोर होती है, वो टूट सकती है। तो इतना प्रेशर लगाएं और परासरण क्रिया को समाप्त कर दें। तो इस लाइन के लिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, परासरण
दाब बराबर विलायक, विलायक का वाष्प दाब सदैव अधिक होगा, वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ये होता है परासरण दाब। परासरण दाब मतलब होता है विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ये हो गया परासरण दाब के माध्यम। अब बताते हैं आपको परासरण के नियम। वैसे तो इसकी बहुत सी परिभाषाएं आप बना सकते हो, जैसे बता सकते हो कि विलायक के कणों द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया दाब भी परासरण दाब कहलाता है। और ये एक नॉर्मल बात बता दी कि हम यहाँ पर पिस्टन पर ताकत लगाकर देख सकते हैं कि परासरण दाब कितना है। तो कोई भी विलयन हो उसका परासरण दाब हम पिस्टन पर लगाए गए दाब से ज्ञात कर सकते हैं। ये नियम हो गया। अब इसको रफ कर देते हैं, परासरण के नियम बताते हैं। ये हटा देते हैं, परासरण के नियम पर आ जाते हैं। परासरण दाब के नियम आगे लिख देते हैं के नियम। इसी में हेडिंग बना ली, ज़्यादा बोर्ड में जगह भी मिल गई। तो यहाँ पर लिखेंगे वांट हाफ ने बताया कि विलयन के परासरण दाब, विलयन के परासरण दाब का सांद्रता व ताप का प्रभाव उसी प्रकार होता है। उसी प्रकार मतलब होता है किसके प्रकार? उसी प्रकार होता है जिस प्रकार गैसों के दाब का प्रभाव होता है। तो इसके संबंध में चार्ल्स ने बार्नहाफ से अपने नियम का संयोजन किया। तो चार्ल्स बार्नहाफ का नियम पहला पॉइंट हो जाएगा। इसका नियम पहला हो जाएगा परासरण दाब के नियम में चार्ल्स नहीं, पहला होगा बॉयल्स। चार्ल्स का नहीं होगा, बॉयल्स। वांट हाफ नियम। बॉयल्स के वांट हाफ ने अपने नियम को बॉयल्स के साथ में मिलाया और एक नियम का प्रतिपादन किया। वो नियम क्या था? लिखेंगे कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे। स्थिर ताप पर किसी विलयन का विलयन के वाष्प दाब का, विलयन के वाष्प दाब का परासरण दाब पाई उस विलयन
की सांद्रता के समानुपाती होता है, सांद्रता मतलब होता है सी, कैपिटल सी। सांद्रता का मतलब होता है कैपिटल सी के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या आपका नियम बन जाएगा, पाई प्रोपोर्शनल सी, समीकरण नंबर 1, जहाँ सी बराबर होता मोलों की संख्या बटे आयतन। यानी कि आपकी सांद्रता, देखिए कोई विलयन गाढ़ा तब होगा, यानी वो अपनी सांद्रता तब प्रदर्शित करेगा कि उसमें मोल कितने पड़े हुए हैं। जैसे चीनी आपने डाली 100 ग्राम, कितने मोल बनाएगा, जितने 100 200 मोल बना दे, 1000 बना दे। 200 ग्राम डाली तो 2000, 100 ग्राम में 1000 बनती, 200 ग्राम में 2000, तो 300 ग्राम में 3000। तो ये मोलों की संख्या ही तो गाढ़ा करेगी। तो यहाँ मोल की संख्या और कितने आयतन में, तो सांद्रता होती है मोलों की संख्या बटे आयतन, क्योंकि जो विलेय पदार्थ मिलाया जाता है वही विलयन को सांद्र बनाता है, उसके अलावा तो उसमें विलायक ही होता है। तो ये हो गया। अब आ जाएगा दूसरा नियम, इसको हम रब करते हैं। अब एक चार्ल्स बार्नहाफ ने नियम दिया था, सेकेंड, उल्टा हो गया, यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है। पहला लिख दिया था बार्नहाफ का नियम, अब चार्ल्स बार्नहाफ नियम। इन्होंने बताया, इनके नियम से जब बार्नहाफ ने इसको साझा किया तो इन्होंने बताया स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई, ये बहुत पतला चला लेकिन लिख देते हैं, इंक में अभी थोड़ी से टाइम लगेगा। तो किस स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप कैपिटल टी, किसके, कैपिटल टी के समानुपाती होता है। अब ये इन्होंने बात बदल दी है, ये बता रहे हैं कि जो पाई परासरण दाब है उसके परम ताप टी के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई प्रोपोर्शनल कैपिटल टी, समीकरण नंबर 2। अब हम मिलाएंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करेंगे, संयुक्त करने पर। तो बायल साहब का नियम को हम यहाँ पर रद्द कर देते हैं ताकि हमें नीचे और भी बनाना है। और संयुक्त करने पे के लिए क्या होगा, इसके लिए इसका तीसरा नियम बन जाएगा। बायल्स बार्नहाफ का नियम कहता है कि जो परासरण दाब है वो किसके समानुपाती होता है, सांद्रता के। और चार्ल्स बार्नहाफ का नियम कहता है कि परासरण दाब परमताप के समानुपाती होता है। दोनों की बातें सत्य हैं, लेकिन इसके लिए एक नियम बन जाता है सामान्य विलयन समीकरण नंबर 3 नियम बन जाएगा सामान्य विलयन समीकरण। दोनों में समानता क्या है, विलयन समीकरण, दोनों में समानता क्या है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को संयुक्त मतलब होता है जोड़ने पर, करने पर। अब देख लीजिए समीकरण 1 क्या है, पाई
प्रोपोर्शनल सी समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या है पाई प्रोपोर्शनल कैपिटल सी टी, तो समीकरण नंबर 2। इन दोनों को संयुक्त करेंगे तो पाई हमें कॉमन मिल जाएगी और प्रोपोर्शनल में सी इंटू टी मिल जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। पाई तो हमें कॉमन में मिल जाएगी, सी अलग है भाई, सी को लेना पड़ेगा, टी अलग है, तो इन दोनों को संयुक्त करेंगे तो पाई एक केवल कॉमन मिल रही, उसको ले लिया, सी इंटू टी प्रोपोर्शनल में ले आए। और हम जानते हैं जहां c बराबर क्या होता है n/v, तो रख दीजिए c का मान। अब इन दोनों समीकरण को रब कर देते हैं, जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे नोट करें हमारे साथ में। अगर आपने वैसा नोट नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब दोनों संयुक्त समीकरणों को जब हमने संयुक्त कर लिया करने पर तो क्या हो जाएगा, c के स्थान पर क्या रखेंगे n/v, तो पाई प्रोपोर्शनल n/v इंटू टी। अब टी, अब हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का हम निशान लाएंगे तो यहाँ पे लाएंगे यस समानुपातिक नियतांक, और बाकी n/v इंटू टी। ये क्या हो जाएगा, ये यस है एक, यस बराबर नियतांक, परासरण नियतांक लिखेंगे यहाँ, परासरण नियतांक। जो चीज़ आप लगाएंगे उसको बाद में बता देंगे कहाँ पर क्या चीज़ है। तो यहाँ पर ये, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो पाई वी बराबर यस इंटू एन बचा है और नीचे टी, क्योंकि ये यस ये बी का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यस एन टी एक साइड में होंगे और ये सिद्ध हो गया। इस फार्मूले के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको, यह गारंटी है हमारी, इससे 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। सिर्फ 2 नंबर का आना है, लेकिन बूंद बूंद से समंदर बनता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करना होगा, और जब इससे संबंधित प्रश्नों को आप हल करेंगे तभी जाकर आपका कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन से, तो हमने कितने फार्मूले बनवा दिए। एक तो सबसे पहले हमने बनाया था परासरण दाब के लिए, क्या बनाया था, P0 माइनस P/P0 इंटू क्या बनाया था M1 W1 इंटू उसके नीचे हो जाएगा W1/M1, यहाँ पर आ जाएगा M2 इंटू W2। इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया था जो आपको बता दिया था ये फार्मूला। उसके बाद में दूसरा फार्मूला आपके लिए क्या था, ये आप नोट कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे साथ साथ में, इसको हम मिटा देते हैं। पहला फार्मूला ये बनाया था, ये था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या था, डेल्टा टी वी बराबर के बी इंटू W1 इंटू 1000 बटे M1 इंटू W2, ये दूसरा था। तीसरा डेल्टा टी एफ 1 2 3 डेल्टा टी एफ के एफ इंटू W1 इंटू 1000, यहाँ 1000 नहीं लिखा था, 1000 इंटू M1 इंटू W2, ये तीसरा फार्मूला बना। अब ये चौथा फार्मूला क्या है, चौथा ये है पाई वी इंटू एस इंटू एन इंटू टी। ये 4 फार्मूले आपके परमानेंट हैं, इनसे प्रश्न प्रत्येक इन 4 प्रश्नों से 4 ही फार्मूलों से प्रश्न इसके हल होते हैं, और एक तो न्यूमेरिकल, ये समझो 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल आनी है। तो क्यों ना तैयारी करके चले, कि अभी से तैयारी करके चले तो जिसके न्यूमेरिकल हल कर लिए जाएं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे परासरण दाब और अणुभार में संबंध। परासरण दाब और अणुभार में संबंध, जैसा जैसा हमने आपको पढ़ाया है वैसे वैसे आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहें, साथ में पढ़ते रहेंगे तो प्रश्नों को आप ऐसे हल कर देंगे जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग कर रहे हैं। परासरण दाब तथा अणुभार में संबंध।
आते हैं अपने टॉपिक परासरल दाब तथा अणुभार में संबंध। अणुभार, परासरल दाब और अणुभार में क्या संबंध है, तो लिखेंगे ऐसे। माना किसी विलयन में विलेय पदार्थ का भार W है तथा इसका अणुभार m है, या इसे स्मॉल m बना सकते हैं, m है, तो क्या होगा, विलेय के मोलों n बराबर मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, W/m। यहाँ पर एक के लिए तो हमने m1 m2 नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि विलेय के ही मोल मिलेंगे, तो लिखेंगे समदाबी या लिखेंगे सामान्य विलयन समीकरण से। सामान्य विलयन समीकरण अभी बनाया है दो नियमों को संयुक्त करके। समीकरण से क्या था, पाई v बराबर Sn इंटू टी। अब यहाँ n है ना, तो n का मान कितना है, W/m, तो यहाँ पर रखेंगे, इसे लिखेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण एक में n का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में n का मान रख दीजिए, तो पाई v बराबर S इंटू W/m इंटू टी। अब m का मल्टीप्लाई किधर कर देंगे, पाई v में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई v m इंटू S इंटू W इंटू टी। ये हो गया किसके लिए, अणुभार में संबंध। लेकिन अभी m बराबर नहीं निकाला, तो m बराबर क्या होगा, m बराबर, ये m है, इसको कैपिटल में बनाएं, कैपिटल बना के चलें। m बराबर पाई v कहाँ पहुँच जाएगा, नीचे, पाई v आ गया नीचे। अब यहाँ पर S इंटू W इंटू टी कहाँ रहेगा, ऊपर। इससे हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं किसी भी परासरल विलयन में। तो किसी भी परासरल विलयन के लिए जब दाब ज्ञात करेंगे तो अणुभार को भी हम ज्ञात कर लेंगे। अब आ जाते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटना, जैसे समपरासरी, अतिपरासरी, व्युत्क्रम परासरी, परासरलता और समदाबी विलयन। तो इनसे संबंधित ये टॉपिक होंगे, समपरासरी, अतिपरासरी। तो सबसे पहले, अब ये तो अणुभार में संबंध हो गया, अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे समपरासरी विलयन। तो समपरासरी क्या होते हैं, अब बताते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक शुरू होंगे छोटे छोटे जो पूछे जाते हैं हेड, छोटी छोटी हेडिंगों में, कि समपरासरी विलयन पर टिप्पणी लिखिए। तो समपरासरी विलयन की पहले हेडिंग बनाएंगे। तो पहले क्या हेडिंग बनाएंगे, नंबर 1, समपरासरी विलयन भिन्न सांद्रताओं, यानी जिनकी सांद्रताएं अलग अलग हों, सांद्रताओं वाले विलयन, भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है,
परासरी विलयन कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन, अलग अलग सांद्रता वाले विलयन भी परासरल दाब को जब समान दिखाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन। जैसे होता है पाई 1 बराबर पाई 2, दो अलग अलग विलयन है लेकिन इनके परासरल दाब क्या होते हैं। और बायल्स बार्नट आपका नियम कहता है पाई प्रोपोर्शनल सी, पाई प्रोपोर्शनल क्या होता है, सी। तो हम यहाँ पर ला सकते हैं C1 बराबर C2, क्योंकि पाई प्रोपोर्शनल बायल्स बार्नट आपका नियम कहता है कि किसी परासरल दाब, किसी विलयन का परासरल दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ये हम ऐसे करके लिखते हैं पाई प्रोपोर्शनल पाई 1 C1 पाई 2 C2, तब भी वही बनता पाई प्रोपोर्शनल C2। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट बता दिया ये किसके नियम से, वाइल वांट हाफ समीकरण से लिया गया है। तो जब किसी विलयन, दो विलयन है, उनके परासरल दाब बराबर हैं तो उसकी सांद्रताएं भी तो बराबर होगी। और हम जानते हैं कि C बराबर होता है, क्या होता है, N/B। तो यहाँ पर अलग अलग C हैं तो यहाँ पर लिखेंगे N1/V1 बराबर, यहाँ लिखेंगे N2/V2, क्योंकि C बराबर होता है N/V। तो ये विलयन अलग है तो इसे N1 देंगे और इसके आयतन को V1। ये विलयन अलग है तो इसको N2 देंगे, इसके आयतन को V2। और हम जानते हैं N बराबर होता है W/M, क्योंकि मोलों की संख्या निकलती है, N बराबर होता है W/M। और यहाँ पर भाई N अलग है, N1 है तो ये W/M1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, W1/B1 और ये M1 नीचे आ जाएगा, M1 बराबर यहाँ हो जाएगा W2/B2 इंटू M2। ये होता है इनका दो समपरासरी विलयन, जिनके परासरल दाब समान होते हैं, उनका ये फार्मूला निकल के आता है। यदि दो समान परासरल वाले विलयन निकल के आए और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी फार्मूले से हल करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि उनके भार अलग अलग होंगे, आयतन अलग होंगे, कोई ना कोई चीज़ की कमी दे दी जाएगी। जैसे कोई भी एक विलेय पदार्थ इतना घोला गया, विलायक पदार्थ इतना घोला गया, उसका आयतन इतना है, दूसरे का आयतन इतना है, एक का अणुभार दे दिया गया, दूसरे का नहीं दिया गया, ज्ञात कीजिए। जैसे विलेय पदार्थ 100 ग्राम घोला गया, विलायक 900 ग्राम है, विलयन टोटल 1000 हो गया, एक का आयतन 100 ml है, 1000 ml है, दूसरे का 2000 ml है। तो पता चल गया कि हमें B1 भी मालूम, B2 भी मालूम है। M1 अणुभार जल है तो 18, कोई दूसरे का पता नहीं तो निकाल लीजिए, कभी आयतन नहीं दिया गया होगा। तो इससे ये समपरासरी विलयन वाले क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब आ जाती है अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन को क्या करेंगे, अति, इसके आगे क्या लिख देंगे, अति परासरी। इसको नोट कर लें, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप इसको उतार लीजिए और नोट कर लें, क्योंकि ये छोटी छोटी एंडिंगें हैं, ये 2-2 नंबर में पूछ दी जाती हैं शॉर्ट नोट के लिए। और आप शॉर्ट नोट लिखना जानते हैं तो लिखेंगे, जब आपको आता है तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अति परासरी विलयन, क्या लिखेंगे, जब किसी विलयन में से विलायक के परासरण को रोकने के लिए अधिक दाब लगाया जाता है, अधिक दाब लगाया जाता है।
लगाया जाता है। वो कह रहा है कि जब विलयन में, जब ऐसा विलयन है उसके विलायक कण बहुत तेजी से एक सांद्र विलयन की ओर गमन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अधिक परासरण दाब लगाना पड़ेगा। तभी तो है जब किसी विलयन में से विलायक के परासरण को रोकने के लिए अधिक दाब लगाया जाता है तो यह विलयन अति परासरी कहलाता है। अति परासरी कहलाता है। एक दूसरे शब्दों में हम बताते हैं, कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण अधिक तेजी से यानी बहुत तीव्रता से अर्धपारगम झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन की ओर जाते हैं तो ऐसा परासरण अति परासरण दाब परासरण कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर अति परासरण की विलयन है। जब किसी विलयन में से विलायक के परासरण को रोकने के लिए अधिक दाब लगाया जाता है तो ऐसा विलयन अति परासरी विलयन कहलाता है। अब बताते हैं अति परासरी क्या होता है। नंबर 1 उदाहरण बताते हैं। नंबर 1 आरबीसी रेड ब्लड, यहाँ कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। जब लाल रक्त कणिकाओं को किस में डालते हैं? जल में। लाल रक्त कणिकाओं को जल में डालते हैं तो ये कणिकाएं फूल जाती हैं, क्योंकि अति परासरणी के कारण ये कणिकाएं फूल जाती हैं और गोलाकार हो जाती हैं। जब लाल रक्त कणिकाओं को जल में डाला जाता है तो अति परासरण के कारण ये कणिकाएं फूल जाती हैं। जब आरबीसी को यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को नमक NaCl के घोल में डाला जाता है, जब हम इसको किस में डालें? NaCl के घोल में डालें तो ये कणिकाएं सिकुड़ जाती हैं। कि इस कंडीशन में आरबीसी यानी कि ये जो रुधिर की कणिकाएं हैं ये अनियमिताकार होती हैं, कोई इनका क्रम नहीं होता। ऐसी भी हो सकती हैं। ये रुधिर की कणिकाओं के अंदर क्या होगा? जो द्रव भरा हुआ है, जो प्लाज्मा है, इसके अंदर के बहुत से मतलब लिविंग लिक्विड हैं, जो लिविंग लिक्विड हैं, तो वो लिक्विड क्या होते हैं? पतले होते हैं। उस समय इनकी सांद्रता कम होती है तो ये नमक के घोल से अंदर आ जाते हैं। क्या है? नमक के घोल में बाहर भागने लगते हैं तो ये क्या कहलाता? अति परासरण। और जब इसको हम जल में डालते हैं तो जल इसके अंदर फिट हो जाता है, यानी कि अंदर प्रवाह कर जाता है, तो अति परासरण। जैसे हमने बताया था किशमिश के दानों को यदि जल के अंदर डालेंगे तो वो फूल जाएंगे, क्योंकि किशमिश का जो होता है द्रव वो अधिक सांद्र होता है जल से। और जब उसको चाशनी में डालते हैं अंगूर को, तो अंगूर का द्रव होता है पतला यानी कम सांद्र, और वो निकल कर भाग जाता है किसकी ओर? चाशनी की ओर। तो ये भी क्या कहलाता है? परासरण। तो ये हो गया अति परासरण। अब आ जाता है व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण नंबर 3 आपका होगा व्युत्क्रम परासरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि समुद्र के जल को शुद्ध करने के लिए कौन से परासरण की विधि का उपयोग किया जाता है? तो व्युत्क्रम परासरण के द्वारा ही समुद्र का जो जल होता है वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। हम बताते हैं आपको कैसे। कारण, एक बॉक्स लीजिए, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगाइए, यहाँ पर भरिए समुद्र का जल। और आप जानते हैं कि समुद्र के जल में
लवणता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लवणता। ये समुद्र का जल भर दिया। क्या? समुद्र का जल। और यहाँ पर निकालेंगे हम, ये आपके लिए टपकता हुआ दिखा रहे हैं, शुद्ध जल। व्युत्क्रम परासरण। जब देखिए, अब यहाँ पर हम एक लगा देते हैं पिस्टन। क्या लगाते हैं? पिस्टन दाब। ये लगा है पिस्टन। ये है शुद्ध जल। ये कण इसकी ओर भाग रहे हैं। ये व्युत्क्रम हो गया। ये है कम सांद्र, नहीं मतलब शुद्ध ही है। ये क्या है? बिल्कुल तनु, और या बोल सकते हैं कम सांद्र। और ये है सांद्र, क्योंकि इसमें लवणता पाई जा रही है। किसकी? सोडियम क्लोराइड। अब इसमें बताते हैं, ये है गाढ़ा। ये लीजिए कण बन गए हैं जो इसमें लवणता के घुले हुए हैं, नमक के ये कण घुले हुए हैं, जिससे नमक की खेती की जाती है समुद्री इलाकों में। अब ये है, ये समुद्र का जल लाए, और क्या होता है? परासरण की क्रिया क्या होती है कि तनु विलयन सांद्र की ओर गमन करता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? पिस्टन लगाकर उल्टा कर रहे हैं। पिस्टन को हमने लगाया और एक तरफ समुद्र का जल भरा और उस पर दाब लगाया, तो सिर्फ कौन से कण निकलेंगे? जो काले काले विलायक। केवल शुद्ध जल के कण किसकी ओर गमन कर जाएंगे? इसकी ओर। और ये जल की क्रिया, शुद्ध जल प्राप्त होगा, तो यह क्रिया कहलाती है व्युत्क्रम परासरण। जब बाहरी बल द्वारा, कहें बाहरी बल द्वारा, अधिक विलयन के, अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करके कम सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह कर जाते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है व्युत्क्रम परासरण। क्या कहलाती है? व्युत्क्रम परासरण। अब इसके लिए कुछ नहीं लिखना है कि आप अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर पिस्टन से दबाव लगाएं, तो इस पिस्टन के दबाव के कारण जो विलायक के कण हैं, यानी जल के इस बड़े बड़े नमक के कणों को छोड़कर, क्योंकि ये कण तो पार नहीं कर सकते हैं, ये कण अगर पार करेंगे तो क्या होगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इतने बड़े छिद्र नहीं होते कि ये लवणता वाले कणों को भी पार कर दे। तो यह क्रिया कहलाती है व्युत्क्रम परासरण, और यह क्रिया यूज की जाती है समुद्र के जल को पीने योग्य बनाने के लिए। अब आ जाता है लास्ट टॉपिक, समदाबी। नंबर 4, समदाबी दाबी विलयन। अब तो आप इसके हेडिंग से ही समझ गए होंगे ये समदाबी विलयन क्या है। समदाबी ऐसे दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन जिनकी सांद्रताएं अलग हों लेकिन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? समदाबी विलयन कहलाते हैं। और जिनकी परासरणता अलग अलग होती है तो उन्हें हम क्या कहलाते हैं? व्युत्क्रम परासरणी। तो यहाँ पर वे विलयन जिनकी सांद्रताएं भिन्न भिन्न होती हैं लेकिन जिनके परासरण दाब एक समान होते हैं, समदाबी विलयन कहलाते हैं। अब ये परासरण का टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब इससे संबंधित पहले तो आपको बता दें 4 टॉपिक हैं जिससे संबंधित आपको प्रश्न हल करने हैं। सबसे पहला क्वथना वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, पहला टॉपिक, इसका फार्मूला हमने आपको बताया, ठीक है। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, इसका भी फार्मूला आपको बताया, डेल्टा टीवी बराबर। उसके बाद में क्वथनांक में हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ वाला फार्मूला। उसके बाद में परासरण दाब, पाई वी वाला भी फार्मूला। आपको चारों फार्मूले आपको क्लियर करा दिए। अब इन फार्मूलों के आधार पर ही आप प्रश्नों को हल कर जाएंगे। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो धैर्य बनाए रखिए, नए हैं तो धैर्य बनाए रखिए। आपको पूर्ण रूप से एक एक चीज़ का हल बताया जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।